दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर एक नए कानूनी विषय को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं और ये है डाइंग डिक्लेरेशन, यानी कि मृत्युकालीन कथन। जो इंजर्ड हो जाता है क्रिमिनल इंसिडेंट में, केस में, और वो अपने मरने से पहले कोई स्टेटमेंट देता है, उसको डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक नीरज कुमार एलियस नीरज यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स केस में, जिसकी SLP क्रिमिनल नंबर 7518 है 2025 की, इसमें अपनी एक जजमेंट दी है। और जजमेंट दी है जस्टिस संजय करोल और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह। अक्सर हमें इस तरह का धारणा है कि भाई डाइंग डिक्लेरेशन के लिए डॉक्टर पहले लिखे कि मरीज जो है फिट है और इसके बाद में SDM उसको रिकॉर्ड करे तो ही उसको डाइंग डिक्लेरेशन मान सकते हैं, अन्यथा नहीं। ऐसी धारणा है जो सही नहीं है, इसमें मैं आगे बताऊंगा। तो इस केस में पहले इसकी बैकग्राउंड थोड़ी सी हम बात कर लें। तो बैकग्राउंड की जो बात है वो इस तरह है कि ये इंसिडेंट हुआ बुलंदशहर के जो सिकंदराबाद पुलिस स्टेशन है उसमें। इसमें 25 मार्च 2021 को नीरज कुमार ने सिकंदराबाद पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया कि उसकी बहन और उसको उसके जो पति यानी कि उसके बहनोई राहुल ने उनके ससुराल में गोली मार दी है। और उसको ये सूचना उसकी भतीजी ने दी टेलीफोन पे, जो लगभग 9 वर्ष की है। और उसने कहा कि मुझे बताया कि पापा ने मम्मी को घर में गोली मार दी है। इस पे उसको जो है पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले गए, जो ये मजरूब थी, घायल थी। उसके बाद कैलाश हॉस्पिटल नोएडा लेके आए और जहाँ पे इसका ट्रीटमेंट हुआ। और ट्रीटमेंट के दौरान 2 बार उसका 161 CRPC यानी कि जो अब है 180 BNSS में बयान दर्ज हुआ। और उसने जो 18 अप्रैल 2 स्टेटमेंट दिए, एक 25 मार्च 2021 को और फिर दूसरा स्टेटमेंट दिया 18 अप्रैल 2021 को, जो इसमें घायल हुई। पहला जो स्टेटमेंट है उसमें उसने कहा कि उसको उसके पति राहुल ने गोली मार दी। और दूसरा जो स्टेटमेंट है उसमें उसने अपनी सास और देवर और बहनोई उनका भी नाम लिया और कहा कि उन्होंने उसको उकसाया और उसके हस्बैंड ने उसको गोली मारी। 15 मई 2021 को उसकी मौत हो गई, मृत्यु हो गई इन्हीं चोट के कारण। फिर इस पे 20 मई 2021 को जो भाई था उसने SHO को एक दरखास्त दी और कहा कि भाई जो पति है उसके अलावा जो उसके घर के और परिवार के सदस्य हैं उसके बारे में भी उसने कहा है अपने डाइंग डिक्लेरेशन में। जो दूसरा डाइंग डिक्लेरेशन था उनको भी जो है उनके भी अगेंस्ट कार्रवाई की जाए। पुलिस ने दर्ज किया इसके बाद में, परंतु जब चार्जशीट फाइनल की तो वो केवल हस्बैंड के खिलाफ की और जो फैमिली मेंबर्स थे उनके खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल नहीं की। इसके बाद दाखिल नहीं की चार्जशीट, तो जब मामला कोर्ट में ट्रायल पे आया और चार्ज भी फ्रेम हो गया और 1-2 गवाहों के स्टेटमेंट हो गए, उसके बाद इसने फिर कहा कि भाई इसमें जो है 319 में ये जो है बाकी जो लोग हैं इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। पुलिस ने उसकी इस बात पे एक एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई, ट्रायल कोर्ट में, और कहा कि इसमें ये जो दी जाए इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, परंतु ट्रायल कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा
कि 319 में 319 सीआरपीसी जो अब 358 BNSS है, इसमें ट्रायल के दौरान भी किसी को मुलजिम बनाया जा सकता है, चाहे वो पुलिस की चार्जशीट में हो या ना हो। तो इस तरह की एप्लीकेशन को ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया और जो उसके परिवार के जो सदस्य थे, उसकी सास थी, उसका देवर था और उसका बहनोई था, उनको इसमें मुलजिम नहीं बनाया। इसके अगेंस्ट जो है, जो भाई था जिसने ये एफआईआर दर्ज कराई थी, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट का जो जजमेंट था उसको सही माना और कहा कि इसको नहीं माना जा सकता, इसको नहीं बनाया जा सकता, इनको मुलजिम नहीं माना जा सकता। तो जो बात कही उसमें उन्होंने दो बात कही हाई कोर्ट ने कि जो 161 का बयान हुआ है उसको डाइंग डिक्लेरेशन हम अंडर सेक्शन 31(1) इंडियन एविडेंस एक्ट के जो अब 23(1) है BSA के तहत उसको हम नहीं मान सकते, क्योंकि जो उसने स्टेटमेंट दिया और जो उसकी मृत्यु हुई उन दोनों के बीच 2 महीने का गैप है और इमीडिएटली इमिनेंटली उसमें जो है उसकी डेथ नहीं हुई और 2 स्टेटमेंट उसने दिए। और दूसरी बात, जो डॉक्टर था, डॉक्टर ने जो है सर्टिफिकेशन नहीं किया था, सर्टिफाइड नहीं किया था, पुलिस अफसर ने उसको स्टेटमेंट को लिया था। फिर इस इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो भाई था मृतका का, वो सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बदल दिया। उसने कहा कि जो ये कहते हैं कि इमीडिएटली उसकी डेथ नहीं हुई, ऐसा कहीं भी उसमें है नहीं और ये बिल्कुल एडमिसेबल है, चाहे उसने 2 स्टेटमेंट भले ही दिए हों। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर डिस्कशन किया कि जो पहला स्टेटमेंट दिया उसमें उसने क्राइम को बताया कि मेरे हस्बैंड ने गोली मारी है, उसने उस इवेंट को नरेट किया है। और जो दूसरा उसने स्टेटमेंट दिया उसमें सर्कमस्टांसेस बताए कि किन हालात में ये हुआ, किसने उनको उकसाया और उसने गोली मार दी। तो ये दोनों बातें में कोई कंट्रडिक्शन नहीं है और कोई डॉक्टर की सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। उसने जो कॉज ऑफ डेथ है उसकी बात कही है। तो ये बात उसने बड़े स्पष्ट रूप से कही, जबकि जो स्टेटमेंट उसका पहला था उसमें उसने सीधी सी बात कही थी जो 25 मार्च का था कि पहले मेरे पति ने कहा कि मेरी 3 बेटियां हैं और कहा कि इनको सबको बाहर करने के लिए कहा कि बाहर जाओ, और मेरा पति, क्योंकि मेरी एक के बाद एक 3 बेटियां पैदा हुई थी, वो इस बात पे झगड़ा करता था और बाहर जाने को कहा कि तीनों बच्चों को कि बाहर चले जाएं। उसमें मेरी बड़ी बेटी बाहर नहीं गई और मेरी बड़ी बेटी की उपस्थिति में ही देसी पिस्तौल से मेरे पति ने गोली मार दी। इसके बाद मुझे चक्कर आया, मैं बेहोश हो गई, मुझे नहीं पता। तो ये स्टेटमेंट है पहला। और दूसरा स्टेटमेंट है उसका 18 अप्रैल 2021 का। तो इसमें घटना में क्या हुआ, क्या सब कुछ किया गया था? जवाब में उसने कहा कि मुझे बंदूक की गोली मारी गई। किसके द्वारा? मेरे पति ने मुझे, मेरे एक नंदोई, मेरी सास और देवर के उकसाने पर साजिश के तहत मुझे गोली मारी। इसके बाद क्या देवर का नाम है, नंदोई का क्या नाम है, ये सब बताया। मेरे देवर ने मुझसे कहा कि वह मुझे घर भेज देगा, फिर वह मुझे मार डालेगा। आपकी सास ने क्या कहा? मेरी सास का, उसने सास का भी रोल बताया, सबका, तीनों का। ये जो दूसरा स्टेटमेंट था उसमें बताया। तो
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पहला जो स्टेटमेंट है वो इंसिडेंट को बताता है, इंसिडेंट हुआ कैसे हुआ, और दूसरा सर्कमस्टांसेस को, तो कोई कंट्राडिक्शन नहीं इन दोनों के बीच में। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हाई कोर्ट ने गलती की है, उसने इन बयानों में इसलिए मृत्युपूर्ण घोषणा के रूप में नहीं माना, डाइंग डिक्लेरेशन नहीं माना, क्योंकि मृतक की मृत्यु उनकी रिकॉर्डिंग से काफी समय बीतने के बाद हुई थी। इस तरह का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अस्थिर है, क्योंकि कानून के लिए यह आवश्यक नहीं कि एक घोषणाकर्ता बयान देते समय मृत्यु की छाया में हो या उम्मीद कर रहा हो कि भाई मेरी मृत्यु होने वाली है। उसने कहा 2 महीने का पीरियड हुआ, और सेक्शन 32 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का, जो बीएस से भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 26 है, उसमें इस तरह की कोई भी लिमिटेशन नहीं है। तो ये करके सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि 319 में सीआरपीसी में उनको ट्रायल के लिए रिक्वेस्ट की थी और वो बिल्कुल ठीक थी। हम ये मानते हैं कि उनको भी ट्रायल के लिए ट्रायल किया जाए, उनका भी, और जो रिश्तेदार हैं उनके ऊपर भी केस ये चले। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट कह दी गई। तो यहां पे 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं इस निर्णय में। पहली बात तो ये है कि डाइंग डिक्लेरेशन में अगर पुलिस ऑफिसर ने 161 सीआरपीसी में बयान लिया हो, जो कि अब 180 बीएनएसएस है, उसमें लिया हो, तो उसको डाइंग डिक्लेरेशन मान सकते हैं, बिल्कुल उसमें कोई 2 बात नहीं है। दूसरी बात जो इसमें तय हुई वो ये हुई कि स्टेटमेंट और मृत्यु का होना, इनके बीच में भले ही गैप हो कितना भी, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उसको भी रहते हुए ये इसको डाइंग डिक्लेरेशन माना जा सकता है। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वीडियो यहां समाप्त करता हूं। नमस्कार।